बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैफ का फर्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। मैं हूं मोहम्मद काशिफ राना और हमारा साथ चलेगा फॉर मार्च 2026 अटेम्प्ट के लिए। अगर हम लोग अपने सिलेबस की बात करें तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि स्कीम चेंज हो चुकी है, काफी सारे सब्जेक्ट्स में काफी चेंज आए हैं, सिलेबस वगैरह का काफी चेंज आया है। आप लोगों को ये बातें सोचने की जरूरत नहीं है कि इससे प्रीवियस अटेम्प्ट में हम लोग क्या पढ़ाते थे, इस अटेम्प्ट में हमने क्या पढ़ाना है, क्या कुछ चेंज आया है। आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल न्यू हैं, तो इस वजह से फजूल चीजों के ऊपर आप लोगों ने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, और ना ही ऐसे किसी लोगों के साथ आप लोगों ने इन टॉपिक्स पर कोई डिस्कशन करनी है। आप न्यू स्टूडेंट्स हो, न्यू स्कीम आपके लिए है, आपने उसके मुताबिक पढ़ना है। आप चाहे पुरानी स्कीम के मुताबिक कोई टॉपिक पढ़ें या न्यू स्कीम के मुताबिक, आपके लिए तो न्यू ही है। तो आपको एज सच इन बातों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं आप लोगों को एक नजर, अब देखें, इन टोटल हम लोगों ने 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं, इस बात का तो आइडिया हमें हो गया। लेकिन इसमें क्या कुछ है अभी वो चीजें मैं आपके साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि अभी आपको खुद को नहीं आइडिया। तो ये भी वेस्टेज ऑफ टाइम ही होगा कि अगर मैं यहाँ पर किसी किस्म की कोई डिस्कशन करता हूँ। हम लोग अगर चलें, अपने एक मरतबा पास्ट पेपर देख लें, और वो पास्ट पेपर देखने का मकसद हमारा ये है कि हमें आइडिया हो कि हम लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर कौन से पेपर के लिए करना है। मतलब यहाँ पर हमारा मकसद डराना नहीं है, यहाँ पर हमारा मकसद है कि आपके माइंड में फर्स्ट डे से हो कि आप लोगों ने अपने आप को किस लेवल तक जाके प्रिपेयर करना है। उसके लिए आपको पास्ट पेपर दिखाया जा रहा है। पीआरसी से बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। मतलब कैफ इज नॉट पीआरसी, पीआरसी में कुछ भी नहीं था। मैं अक्सर आप बच्चों से कहता हूँ कि पीआरसी के अगर आप लोग अपने तमाम सब्जेक्ट्स को मर्ज करो ना, तो कैफ वन सिर्फ बनता है, एफआर वन का सिर्फ जाके सिलेबस बनता है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। आपने कंसिस्टेंट रहना है, और उस कंसिस्टेंसी के साथ सिर्फ मेहनत करते रहना है। सिंपली यही की टू सक्सेस है। ये चीज आपको कामयाब करा देगी। अगर आप लोग थोड़ी सी मौज मस्ती की खातिर आज आ रहे हैं, कल नहीं आ रहे, परसों फिर आपका मूड नहीं है, फिर उसके दिन बाद आप लोग आ गए, पेपर नहीं पास होने वाला। इस पेपर को पास करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। इसके लिए फिर लाजमी बात है, हमें मेहनत भी वैसी करनी पड़ेगी। अगर आप लोग आई क्या की हिस्ट्री उठाकर देखें ना, सबसे बुरा रिजल्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का है। मतलब सबसे लोएस्ट नंबर पर अगर किसी की पासिंग परसेंटेज है ना, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग है। अब यहाँ पर डराना मकसद नहीं है, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। आपने अपने आप को पासिंग कैटेगरी में रखना है। आपने अपने आप को, जो भी हम टॉपिक पढ़ें, जो भी हमारे टेस्ट हों, जो भी हमारी डिस्कशन हो, आपने अपने आप को 70% से अबव रखना है। ताकि 50% तो होता है पासिंग क्राइटेरिया, लेकिन आपने 50% बिल्कुल भी नहीं सोचना। हर टॉपिक, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको मतलब बहुत मुश्किल है, उसमें भी अपने आप को 70% तक आपने रखना है। हाँ, जो बहुत इजी है, जो आपको आता है, उसको 100% पे जाके रखें। तो इस तरह से अगर आप लोग चलेंगे तो इंशाल्लाह पेपर बहुत आसानी से पास हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें अपनी सेकंड लास्ट अटेम्प्ट की, एक तो सितंबर 2025 की हमारी अटेम्प्ट गुजरी है, वो नहीं, उससे प्रीवियस जो हमारी अटेम्प्ट थी मार्च 2025 की। हमारे जो पेपर का पैटर्न होता है ना, इन टोटल 100 मार्क्स का हमारा पेपर है। उसके लिए जो टाइम अलाउ किया जाता है वो 3 आवर्स है। साथ में 15 मिनट्स एडिशनल रीडिंग टाइम आपको दिया जाता है। स्टार्ट में सिर्फ क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है आपने 15 मिनट तक सिर्फ इसको रीड करना है। और वो 15 मिनट्स हम लोगों ने कैसे यूटिलाइज करने हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि उन 15 मिनट्स को हमने यूटिलाइज कैसे करना है। बेसिकली पेपर पास या फेल उन 15 मिनट्स में हो जाता है। पेपर देखते ही उन 15 मिनट्स में आइडिया हो जाता है कि मेरा पेपर पास होने वाला है या मेरा पेपर फेल होने वाला है। हाँ, अगले 3 घंटे फिर हम उस तक दो में लग जाते हैं कि हमने इसको पास करना है, अपने आप को 50% से अबव लेकर जाना है। अब इसको कैसे यूटिलाइज करने हैं, क्वेश्चंस कैसे करने हैं, वो वक्त के साथ साथ हम लोग सीखते जाएं। आपके पेपर में इन टोटल 2 सेक्शन मौजूद हैं।
सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। हर सेक्शन 50 मार्क्स का है। सेक्शन ए भी इन टोटल 50 मार्क्स का है और सेक्शन बी भी इन टोटल 50 मार्क्स का है। जो सेक्शन ए है इसमें ऑन एवरेज जो क्वेश्चंस के मार्क्स होते हैं ना वो 8 to 10 होते हैं। हर क्वेश्चन के जो ऑन एवरेज मार्क्स है ना वो 8 to 10 है और इन टोटल सेक्शन ए के अंदर 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं। उसमें से जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 10 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आप लोगों के पास सेक्शन ए में, क्वेश्चन नंबर 6। बाकी जो 5 क्वेश्चन है ना वो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में से 8 to 10 मार्क्स के आपके पास क्वेश्चन मौजूद होंगे और इन टोटल आप लोगों के पास वो 50 मार्क्स बन जाते हैं। कुछ इस तरह जैसे अब ये क्वेश्चन नंबर 1 मौजूद है, उसमें अगर आप लोग देखें 8 मार्क्स का ये आपके पास एक क्वेश्चन है। हमारा एक टॉपिक है बोरिंग कॉस्ट, उससे रेलिवेंट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 3 डिफरेंट सिचुएशंस हैं। ब्रीफली रिस्पॉन्ड टू द क्यूरीज रेज्ड बाय फातिमा। 6 मार्क्स मतलब हर क्यूरी के लिए जब हम इसको डिस्कस करेंगे हर क्यूरी की डिस्कशन पे 2 2 मार्क्स हमें मिल जाएंगे। फिर अगर देखें क्वेश्चन नंबर 3, डाटा प्रोवाइड किया उसने हमें 3 + 5 = 8 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखें तो 3 सिचुएशन मौजूद हैं। IS-20 के मुताबिक हमने इसके साथ डील करना है। टोटल 8 मार्क्स हैं। अभी आपको नहीं आइडिया होगा व्हाट इज IS-20 एंड एटसेट्रा, तो अभी ये जानने की जरूरत भी नहीं। अभी सिर्फ पेपर दिखा रहा हूं आप लोगों को कि आपका पेपर इस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप लोग गए तो ये देखें ये आपको डाटा प्रोवाइड किया गया और 10 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन किया गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6, ये सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है। ये आपके पास एमसीक्यूज बेस्ड है। ये इन टोटल 9 एमसीक्यूज हैं लेकिन उनके मार्क्स 10 हैं। एक एमसीक्यूज आपके पास होगा जो 2 नंबर का है, बाकी सारे एमसीक्यूज आपके पास एक एक नंबर के मौजूद। सेक्शन 1 आपका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन सेक्शन 1 को कंप्लीट करके आप पेपर नहीं पास कर सकते क्योंकि इन टोटल 50 मार्क्स का है और आप 100% नहीं लेने वाले। ये बात हमेशा याद रखना, आपसे 100% क्वेश्चन नहीं होने वाला। आप अच्छे से अच्छा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे ना तो 90% प्लस पे करेंगे, आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो अगर आप सिर्फ सेक्शन 1 करते हैं तो पेपर नहीं पास हो सकता। सेक्शन 2 के अंदर इन टोटल सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन हैं और ये भी 50 मार्क्स का ही है। लेकिन हर क्वेश्चन 16, 17, 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। मतलब ऑन एवरेज देखा जाए तो 50 मार्क्स उसने पूरे करनी है। वो ऐसा भी हो सकता है कि 20, 15, 15 हो जाए, वो 17, 17, 16 हो जाए, वो 18 के हिसाब से आ जाए और बाकियों को 16, 16 का कर दे। कुछ इस तरह का वो कॉम्बिनेशन बना लेगा और इन टोटल 50 मार्क्स कर देगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप लोग देखें तो यहाँ आप देखें 8 मार्क्स पार्ट ए के और इसी का ही पार्ट बी है जिसके 8 मार्क्स हैं। तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो 16 मार्क्स का है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो बहुत हैवी हैवी क्वेश्चन होंगे। मतलब 1.5 2 पेजेस पर सिर्फ एक क्वेश्चन होगा। आप देखेंगे अगर 2 पेजेस पर इसके 2 पेजेस पर एक क्वेश्चन है तो उसका सोल्यूशन कितना लेंथी होगा। तो उसके लिए एफर्ट्स भी वैसे ही पुट करनी है। ये कोई आपके एमसीक्यूज नहीं है जिस पर आपने टिक करना है, जिस पे आप बस रेफर कर लोगे, कैलकुलेटर पे कर दोगे, आंसर बता दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो आप लोगों को अटेम्प्ट भी वैसा ही करना है। आपकी प्रेजेंटेशन मैटर करेगी, यहाँ पर आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका सोल्यूशन बिल्कुल उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होना चाहिए। सॉल्यूशन किस तरह से देना है वो हम लोग सब डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप लोग देखें तो ये देखें कितना हैवी सा एक क्वेश्चन मौजूद है और 11 एंड 7 2 पार्ट्स इसके बना दिए और टोटली हमारे पास 18 मार्क्स का हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया है। 16 मार्क्स का पहले वाला क्वेश्चन गया था। ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास मौजूद है और ये हमारे पास 16 मार्क्स का, और इस तरह से आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो आपके पेपर में अगर साइड्स की बात की जाए ना तो कोई 7 साइडेड पेपर होता है ये। 7 साइडेड मतलब 3.5 पेज पे ये आपका एक पेपर आता है। 3 पेजेस तो कंफर्म है।
ये 3 पेजेस का सिर्फ एक आपका FAR 1 का पेपर है। ओके। अच्छा, फिर अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो ये आई कैप के ना सजेस्टेड सॉल्यूशंस वगैरह मौजूद हैं। तो जब आप लोग ये सॉल्यूशन बनाने लगते हैं ना, तो आपकी बुकलेट अच्छी खासी फुल हो जाती है, कोई पेज ऐसे खाली नहीं बचता, कंप्लीट हो जाती है। अब इसके जरा सॉल्यूशन को एक नजर देखो। तो ये वो चीजें जो अभी के लिए शायद आपको थोड़ी सी मुश्किल लग रही हो कि पता नहीं देखो किस तरह से है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ जैसे ही हम लोग पढ़ते जाएंगे, ये सारा काम आप लोग करना सीख जाओगे कि हम लोगों ने क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को इस तरह से प्रोवाइड करना था, ये बनता इस तरह से है, वैल्यूज कैसे आ रही हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैंने आपका हाथ पकड़ के चलना है और आपने वो हाथ नहीं छुड़वाना, और आपने भी मेरे साथ साथ चलते रहना है। फिर हम लोग कामयाब होंगे। मैंने ये नहीं कहा कि मैं कामयाब हूं, हम लोग कामयाब हों अगर आप लोग मेरे साथ साथ चलेंगे। अदरवाइज बड़ी मुश्किल आ जाती। अगर आप लोग लेक्चर स्किप करोगे, एक दिन आ रहे हो अगले दिन नहीं आ रहे, 2-3 दिन बाद फिर आपका मूड नहीं बना, इस तरह की बातें, आपके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग को पास करना बहुत डिफिकल्ट टास्क। और जब तक आपके ये पेपर्स ना पास हो, अगले सेक्शन में जाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से आपने कोशिश करनी है, फर्स्ट अटेम्प्ट हमेशा हमारे पास आइडियल अटेम्प्ट होती है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपका ये जो पेपर है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कंप्लीट होना चाहिए। अब सिर्फ मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं कि ये क्वेश्चन नंबर 9 था आपके पास, देखिए कितने मार्क्स का था आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 9, 6। ये क्वेश्चन है सिर्फ, और ये इसका सोल्यूशन है जो आई कैप की तरफ से सजेस्टेड सॉल्यूशन है। ये जरा देखें, ये क्वेश्चन नंबर 9 के 16 मार्क्स को लेने के लिए ये एक सॉल्यूशन है सिर्फ। ये सारे का सारा आप तो खुद बना रहे हैं कि अब हम लोग चलेंगे, डिस्कशन करेंगे कि हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को खुद से कैसे सॉल्व करना है। बुक के सीक्वेंस के मुताबिक नहीं चलता। ओके, सीक्वेंस अपना रखेंगे, चैप्टर सारे पढ़ेंगे। हमारे लिए सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी की इंपॉर्टेंस है। आपने ये नहीं सोचना कि कौन लेस इंपॉर्टेंट है कौन मोर इंपॉर्टेंट है। आपने सिर्फ ये सोचना है कि हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर्स में से आपके मार्क्स हैं। हर चैप्टर जो आपको पास करवा दे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है। तो आपका सारा फोकस तमाम चैप्टर्स पे इक्वल जाना चाहिए। आपने अब से अपने आप को ना 100% करें। अब आपने 50% का नहीं सोचा। हम पीआरसी में ये बात कर जाते थे क्योंकि उस टाइम पे मैटर नहीं करती थी ये चीज, अब मैटर करती है। अब आपके लिए पोजीशन भी मौजूद है, अगर आप 100% पर मौजूद हैं आपके लिए मेरिट सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें गोल्ड मेडल्स मौजूद हैं। अब आप लोग compete करने जा रहे हैं, और आपका कंपटीशन सिर्फ आपकी अपनी क्लास के साथ बिल्कुल भी नहीं, आपने compete करना है पूरे पाकिस्तान के साथ। तो आपका कंपटीशन कोई इजी टास्क नहीं है, एक टफ टास्क है। तो आपने अपने आप को प्रिपेयर भी उस लेवल पे करना है। पहली बात, अपने माइंड को बता दो कि R1 हम लोग पास करने के लिए नहीं पढ़ने वाले, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग हम लोग पास करने के लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। हम लोग इसमें पोजीशन हासिल करने के लिए पढ़ेंगे। हम अपने आप को एक स्टेप भी पीछे नहीं रखेंगे। हम एक छोटी सी मिस्टेक भी नहीं करने वाले जिसमें हमें डाउट हो कि उसने मेरा आधा नंबर भी काट लेना है। हम ऐसा कुछ भी नहीं करने, अच्छे तरीके से चलेंगे ताकि हमें मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। मार्क्स कैसे गेन करने हैं, क्या चीजें पहले लिखनी है क्या चीजें बाद में लिखनी है, सॉल्यूशन किस तरह से प्रिपेयर करना है, वर्किंग को कैसे बनाना है, ये प्रैक्टिस से आता है। फर्स्ट डे से आपको नहीं समझ आएगी। फर्स्ट डे से चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। फिर जैसे ही हम लोग इवन के है जिस सारे पास पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, ये जो भी मैंने आपको दिखाए हैं, इस तरह के 4-5 और पास्ट पेपर्स भी हम लोग खुद से यहाँ पर एग्जाम में जाने से पहले यहाँ पर हम लोग सॉल्व करें। तो आपकी प्रैक्टिस इस लिहाज से बहुत अच्छी हो जाएगी कि ये सारी चीजें आपके फिंगर टिप्स पे होंगी। लेकिन उसके लिए मुझे टाइम चाहिए, मतलब ये चीजें टाइम के साथ साथ ही आप लोगों को समझ आएंगी। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे ही मैं आपको अकाउंटिंग में 100% पे पहुंचा दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों ने ना ग्रेजुअली एंड स्लोली स्लोली हम लोगों ने प्रोग्रेस करना है।
और अपने आप को 100% तक लेके जाएंगे। स्टार्ट में कॉन्सेप्ट में मुश्किल हो जरूर पूछें, अच्छे तरीके से उसको आगे लेके चलें। और तमाम चीजें, तमाम लेक्चर जो भी हमारे हों, सिर्फ आपने ये नहीं देखना कि आपको चैप्टर नंबर 14 नहीं आता, भाई मैंने पढ़ाया अभी तो नहीं है ना। लेकिन आपने ये जरूर देखना है कि जो मैंने पढ़ा दिए क्या वो आपको आते हैं। अगर से दैट मैं आपको 8 चैप्टर्स पढ़ा चुका हूँ, फलानी बात है अगले 6 चैप्टर्स आपको नहीं आते क्योंकि अभी तक हमने डिस्कस ही नहीं की, ये अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, ये परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं 8 चैप्टर पढ़ा चुका हूं और उनमें से कोई चैप्टर आपको नहीं आता, ये अलार्मिंग सिचुएशन, ये परेशानी वाली बात। तो इस हवाले से आप लोगों ने अपने आप को देखना है कि हम जितना भी पढ़ रहे हो ना एटलीस्ट वो आपको आता हो। कि मैंने कोई भी चैप्टर कंप्लीट किया, मैंने उसके बाद 2-3 और चैप्टर करा दिए, और मैं प्रीवियस किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपसे इंस्टेंटेनियसली आपसे पूछूं, फौरन से मुझे आंसर मिलना चाहिए कि सर इस चैप्टर में हम लोगों ने ये चीज इस तरह से पढ़ी। आपने अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करना है। ऐसा ना प्रिपेयर करना कि मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट किया, 2 पे पहुंचा तो आप 1 भूल गए। मैं चैप्टर नंबर 5 पे पूछा तो पहुंचा, तो चैप्टर नंबर 1 एंड 2 आपको नहीं आता। ऐसी सिचुएशन ना हो आपके साथ। तो आपके जितने भी टेस्ट वगैरह होंगे उनमें मिक्स्ड क्वेश्चंस भी मौजूद होंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को मिला के पूछे जाएंगे। इनमें से काफी सारे ऐसे चैप्टर्स मौजूद हैं जो अकेले नहीं आते, जो हमेशा अपने साथ 2-3-4-5 और चैप्टर्स को साथ में मिला कर आते हैं। फिर जाके सेक्शन बी का एक क्वेश्चन बनता है, जिसमें अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, चैप्टर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब इसके बगैर ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग नामुकम्मल है, और इसके बगैर कोई भी स्टैंडर्ड नामुकम्मल है। ये इतना इंपॉर्टेंट है। ये गवर्नमेंट ग्रांट के साथ भी आ जाता है, जो बोरिंग कॉस्ट के साथ भी आएगा, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, इन सब के साथ मिलकर आता है। मतलब ये अपने साथ दो दो तीन तीन और स्टैंडर्ड्स को भी इकट्ठा लेकर आता है। अब अगर आप ये कहें कि मुझे पीपीई आता है लेकिन मुझे गवर्नमेंट ग्रांट नहीं आता, मुझे बोरिंग कॉस्ट नहीं आता, मतलब आपको फिर पीपीई भी नहीं आता, आप उसके क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर पाओगे। तो इस लिहाज से आपका जो फोकस होना चाहिए ना, तमाम स्टैंडर्ड्स पर इक्वल जाना चाहिए। फिर जाकर आप लोग एग्जाम में मिक्स्ड क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अभी के लिए जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, आपके प्रीवियस नॉलेज को बेस बनाते हुए, क्या आप लोग पीआरसी के अंदर इंट्रो टू अकाउंटिंग पढ़ कर आए हुए हो, तो वहीं से ही चीजों को आगे कंटिन्यू करते हुए, जिस चीज के बारे में आपके पास पहले से नॉलेज है, क्योंकि हमने बनानी है एक अच्छी सी बेस। जब बेस हमारी बहुत अच्छी सी बनेगी तो उसके ऊपर हम लोग जितनी भी अच्छे स्टैंडर्ड्स बढ़ते जाएंगे आपको समझ आ जाएगी चीजों की। तो हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3, IAS 16, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं ना, तो ऐसे समझो जैसे मैं 15 to 20% ऑफ सिलेबस कवर करने जा रहा हूं। ये अगर मैंने आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन दिखाया, क्वेश्चन नंबर 9, अगर आप यहां पर आकर देखें, 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से है? तो मोस्टली केसेस के अंदर ये सेक्शन 2 का क्वेश्चन बनता है। तो 16 मार्क्स से ज्यादा पे जाता है, हमेशा 16 मार्क्स से प्लस पे रहेगा ये, 20 मार्क्स तक चला जाता है। इवन के बाकी स्टैंडर्ड्स के साथ भी जब मिलकर आता है तो उसके भी मार्क्स काउंट करें तो ये 20% ऑफ योर सिलेबस कवर कर रहा होता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए हम सबसे पहला स्टार्ट ही प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से करेंगे। फिर इसका एक और बेनिफिट हमें ये हो जाता है कि हम लोगों ने इसको पहले से पढ़ा हुआ है, तो ये चीजें ना हमारे अंडरस्टैंड करना
अब हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक अपने सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चैप्टर नंबर 3, IAS 16, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इन शॉर्ट, आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 6, डेप्रिसिएशन। वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ना जस्ट कोई 5% होगा, जितना वो पूरा चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था। उसमें सिर्फ आप लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी एसिड को हम लोगों ने डेप्रिशिएट किस तरह से करना है, आफ्टर डेप्रिसिएशन उसकी वैल्यू वगैरह क्या होगी। तो इसका स्टार्ट बिल्कुल वैसा ही है आपका चैप्टर नंबर 6। इवन के वर्डिंग तक बिल्कुल सेम है, एग्जाम्पल्स तक बिल्कुल सेम है जैसे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ा। तो आपके ये जो इनिशियल लेक्चर्स होंगे ना, ये आपके लिए कोई न्यू लेक्चर्स नहीं, ये ऐसे ही है जैसे आपके PRC की रिवीजन हो रही है। हम लोग अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को डिफाइन करना चाहें तो यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन। और कंपनीज लॉन्ग टर्म टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। बेसिकली हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स की। फिक्स्ड एसेट्स दो तरह के होते हैं, टेंजिबल्स एंड इनटेंजिबल्स। नॉन नहीं, इनटेंजिबल्स। टेंजिबल्स एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल से मुराद होता है जिनको हम लोग, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिनको हम लोग छू सकें, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, वो टेंजिबल फिक्स एसेट्स होंगे। और इनटेंजिबल्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो। अब जैसे फिजिकल एग्जिस्टेंस की बात करें तो बिल्डिंग, इसमें रखा हुआ फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स वगैरह, प्रोजेक्टर्स हो गए हमारे पास, AC, फैन, ये सारे के सारे टेंजिबल एसेट्स हैं। हमारी गाड़ी टेंजिबल फिक्स एसेट्स है। लेकिन अगर हम लोग बात करें एक शोहरत, जिसे हम लोग गुडविल कहते हैं, एक इंसान की पहचान, किसी ऑर्गेनाइजेशन की कोई पहचान, गुडविल वगैरह, कोई किसी किस्म के कोई सॉफ्टवेयर जो यूज किए जाते हैं, जैसे आपका ऑनलाइन पोर्टल, उसका एक सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। ये चीजें ऐसी हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिनको हम लोग ना होल्ड नहीं कर सकते एज सच, वो हमारे लिए कहलाते हैं हमारे इंटेंजिबल। ये चैप्टर फोकस करता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, जबकि इनटेंजिबल्स के लिए स्टैंडर्ड ही बिल्कुल डिफरेंट है। और वो हम लोग कुछ दिनों के बाद डिस्कस करेंगे कि इनटेंजिबल्स को रिकॉर्ड कैसे करना है, कौन कौन से होते हैं, उनकी मजीद क्लासिफिकेशंस वगैरह, वो ईच एंड एवरीथिंग हम लोग न्यू चैप्टर में जाके डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए जो हमारा फोकस होगा वो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, और इनकी जो लाइफ है ना वो हमारे पास लॉन्ग टर्म। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म से क्या मुराद होता है, 1 साल से ज्यादा। ऑलराइट, फिर दैट आर वाइटल टू बिजनेस। अब मुझे बताओ कि अगर मेरे पास ही मेरा लैपटॉप ना हो तो मैं लेक्चर डिलीवर कर सकता हूँ? क्या मेरे लेक्चर डिलीवर करने के लिए वाइटल रोल प्ले कर रहा है ना ऐसा? इसी तरह से अगर ये प्रोजेक्टर ना हो, क्या ये इस क्लास के लिए वाइटल रोल प्ले कर रहा है? इसी तरह फर्नीचर हो गए, AC वगैरह हो गए, तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वाइटल रोल प्ले करते हैं, जिनके बगैर हमारा बिजनेस रन नहीं हो सकता। ऑलराइट, लेकिन ये फॉर सेल पर्पस नहीं होते, ये फॉर यूज पर्पस होती हैं। कि हमने इन चीजों, मैंने अपना लैपटॉप सेल करने के लिए नहीं रखा हुआ, प्रोजेक्टर, AC, फर्नीचर, ये सेल करने के लिए नहीं है। जी हैं, क्या आप आए इनको इस्तेमाल करें, उसके बाद बाय बाय। ओके, तो हर बिजनेस के लिए बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ उनके रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, और वो बिजनेस उनको यूज करता है। फिर देखें, वाइटल टू बिजनेस ऑपरेशंस एंड कैन नॉट बी, क्या मुराद, इजीली कन्वर्टेबल टू कैश, उसे कहा जाता है लिक्विड एसिड। ऐसा एसिड जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सके उसको हम लोग कहते हैं लिक्विड एसिड। जबकि नॉन करंट एसिड
कहते हैं कैन नॉट बी इजीली लिक्विडेटेड। मैं आप लोग देखें, अगर आपकी कुछ शॉप है उसमें इन्वेंट्री आइटम्स मौजूद हैं तो वो तो इजीली सेल हो जाएंगे आपके, तो वो नॉन करंट भी तो नहीं है, वो पीपी का पार्ट भी तो नहीं बन रहे। लेकिन अगर आपके पास आपका एक घर है, आपके पास आपकी एक गाड़ी है, क्या इजीली सेल कर लोगे? तो नहीं, उसको सेल करने में आपको टाइम चाहिए होगा। अब अक्सर देखा होगा मकानों के बाहर लिख के लगाया हुआ होता है फॉर सेल, गाड़ियों के लिए भी लिखा होता है फॉर सेल। क्यों उस, और अगर आप 10 दिन के बाद भी उधर से गुजरे ना तो लिखा हुआ होता है फॉर सेल, अभी तक उसका कस्टमर नहीं मिला। क्यों? अभी वो इतना इजीली कन्वर्टेबल टू कैश नहीं होता हमारा जो। और दूसरी बात यह है कि हमारा पर्पस उसको सेल करना होता भी नहीं है। लेकिन अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हमने उसको कभी सेल ही नहीं करना, नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग देखें, अगर कोई गाड़ी हो और वो 5 7 साल या 10 साल पुरानी हो गई हो, तब आप इवन क्या आपका नॉन करंट एसेट है, अब आप उसको सेल करके न्यू गाड़ी के बारे में सोच रहे होंगे कि हम इसको सेल कर देते हैं, इससे कुछ अमाउंट आएगी, कुछ मजीद इसमें शामिल करके कोई न्यू गाड़ी परचेज कर लें। तो सेल करेंगे हम लोग अपने नॉन करंट एसेट, लेकिन इजीली हम उनको लिक्विडेट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें टाइम रिक्वायर्ड होता है। फिर ये है कि आप लोग जितने भी नॉन करंट एसेट सेल करते हैं ना, आप डायरेक्टली सेल नहीं करते, आप हमेशा थ्रू थर्ड पार्टी जाते हो। जो प्रॉपर्टी डीलर्स बैठे हुए हैं गाड़ियों के लिए, शोरूम में आप लोग लेकर जाते हो, वहां से जाकर आप लोग सेल करते हो, तो उनको कमीशन वगैरह पे करना पड़ता है। उस इसलिए भी कहा गया है कि ये इजीली आपके पास सेल नहीं होने वाला। लेकिन आई होप कि आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। अब हमने इन थ्योरेटिकल पॉइंट्स को इस तरह से भी लेकर चलना है कि अगर एमसीक्यूज है मेरे पास 10 मार्क्स के, वो 10 मार्क्स आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं कि उन्होंने आपको पास या फेल करवा देना है। तो उस लिहाज से हम लोग इन थ्योरेटिकल पॉइंट्स को देखेंगे। लेकिन एज सच कोई रट्टा लगाने की उस तरह से जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं आई कैप का, अब जो पैटर्न है ना वो चेंज हो रहा है। इवन के फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं। आपने अभी क्वेश्चन को देखा, उसमें आपसे कह रहा था कि ब्रीफली डिस्क्राइब दिस सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन में तो डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास ये थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। ये बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वर्डिंग्स है। इससे पहले जो आप लोगों ने पढ़ा था वो बिल्कुल बेस थी, लेकिन अब आप लोग स्टैंडर्ड्स को पढ़ना शुरू कर रहे हो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या कुछ लिखा हुआ है। तो उस लिहाज से आपने वर्डिंग का ख्याल रखना है। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को डिफाइन किया गया। इससे पहले इवन क्या आपको पता था कि हम लोगों ने फिक्स एसेट को डिफाइन किया, लेकिन वो पीआरसी लेवल तक था। लेकिन अब अगर आपसे पूछा जाएगा ना तो आप वो वाली डेफिनेशन नहीं बताने वाले। अब आपसे पूछा जाएगा डिफाइंड पीपीई, इन शॉर्ट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हम लोग कहते हैं पीपीई। अब आपने क्या कहना है? सबसे पहले आप उसे बताओ कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स आर टेंजिबल्स, आर टेंजिबल आइटम दैट। अब उसके पर्पसेस बताओ कि हमारे पास इनके पर्पसेस कौन से हैं। हेल्ड फॉर यूज, हेल्ड फॉर सेल नहीं लिखना, हेल्ड फॉर यूज इन द। अब देखो भाई, आपके पास जो बिजनेसेस होते हैं ना, वो ट्रेडिंग बिजनेस भी हो सकता है, वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी है। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो फिर आप लोगों ने, लाजिम बात है, जो प्रोडक्ट्स बनानी है उसके लिए प्लांट की जरूरत है, प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी फॉर प्रोडक्शन पर्पस नहीं है, तो आप यहां पर क्या है तो आर हेल्ड फॉर यूज इन द। अब जो ये प्रोडक्शन की बात की है ना, इसके पीछे बेसिकली वो प्लांट एंड मशीनरी की बात कर रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी आप लोगों के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट है, जिसको हम लोगों ने यूज करने के लिए रखा हुआ है। फिर जब फैक्ट्री में वो चीजें बन जाती हैं तो हम लोग उसको मार्केट में लेकर आए या अपने वेयर हाउस में लेकर आए, तो फिर ऐसा नहीं है या कस्टमर्स तक पहुंचाएं, तो ऐसा नहीं है हम लोग उन गुड्स को सप्लाई करेंगे। तो सप्लाई करने के लिए किन चीजों की जरूरत होगी? ट्रांसपोर्ट, वैन। तो ट्रांसपोर्टेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। कहते हैं आर हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स। और अब देखिए, मैं यहाँ पे क्या आपको गुड्स सेल करने के लिए आया हूँ? मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर, लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आया तो हूं ना, किस चीज पर आया हूं?
गाड़ी पर आया हूं तो वो मेरा का पीपी का पार्ट नहीं है, वो मेरे लिए मेरा एसिड नहीं है। तो यहाँ पे वो व्हीकल्स की बात कर रहा है। या फिर फॉर रेंटल टू, अब ये वो चीजें हैं जो हम किसी को रेंट के ऊपर भी दे सकते हैं, मतलब इसको अपना सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकते हैं। इसे आप देखें, हम अपने घर बिल्डिंग वगैरह को रेंट पर देते हैं, शॉप रेंट पर देते हैं, गाड़ी रेंट पर देते हैं। तो फॉर रेंटल्स टू अदर और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जरा चलो, ऑफिस में चलो, क्या वहां पर आपको उनके लैपटॉप्स नजर नहीं आ रहे? ये फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस है वहां पर। और अगर आप लोग बाकी चीजें देखें, फर्नीचर भी मौजूद है वहां पर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स वगैरह भी मौजूद है। फॉर एडमिन, क्या हमने फॉर सेल रखी हुई है वो सारी चीजें? नहीं ना, फॉर यूज है। क्या बिजनेस में नहीं यूज हो रहा? तो इसीलिए वो पीपी का पार्ट बन जाएगा। फिर क्या उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसीलिए हमने कहा कि टेंजिबल है। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट, अब बात जहां पे सिर्फ खत्म नहीं हुई, आगे कहते हैं आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग मोर देन। यही वजह है कि हम लोगों ने क्या कहा था कि ये लॉन्ग टर्म एसिड्स होते हैं हमारे। तो जब भी अब पीपी को डिफाइन करना होगा, हम क्या कहेंगे? पीपी अब ये अब तक के लिए ना, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, कि इन केस कभी भी पूछ ले डिफाइन पीपी, हम लोगों ने क्या कहना है? पीपी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल एसेट्स दैट, अब आगे आपने पॉइंट्स में ही लिखना है, और हेल्ड फॉर यूज इन, अब स्टार्ट से ही पहले प्रोडक्शन करो, फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स, क्या हमेशा सिर्फ गुड्स ही प्रोवाइड करो, और सर्विसेज फॉर रेंटल टू अदर और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। अब आपने यूसेज उसका बता दिया, लेकिन साथ में ये बता दो कि आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन वन पीरियड, कि अगर कोई किसी किस्म का इनमें से कोई ऐसा आइटम है जो 1 साल से ज्यादा के लिए हम उसको यूज नहीं कर रहे, तो वो हमारा पीपीई नहीं बनेगा। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट वन इज, अब कुछ ना इंपॉर्टेंट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश पीपीई फ्रॉम, कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को डिस्टिंग्विश करो किस चीज से? कि अगर पीआरसी लेवल पे भी मैं अक्सर डेप्रिसिएशन में ये एग्जांपल आपको दी थी, कि ये जो एसी है ना, ये मेरे लिए मेरा नॉन करंट एसिड है, मेरे लिए मेरे पीपीई का पार्ट है। लेकिन अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि एसी जहां पर भी मौजूद होगा उसके लिए वो पीपीई का पार्ट होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे जाकर जहां से मैंने ये एसी परचेज किया था, वहां पर वो यही एसी जो मेरे लिए मेरा एसिड है, मेरे पीपीई का पार्ट है, उनके लिए नहीं था। उनके लिए यूज नहीं था पर्पस, उनके लिए पर्पस क्या था? सेल पर्पस। तो जब सेल पर्पस था, तो ये तो वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, कि उनका काम है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से मुराद होता है जो नॉर्मल रूटीन में मेरा काम हो। मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? टीचिंग करना। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? सर्विसेज प्रोवाइड कर। अब जिनसे मैंने एसी परचेज किया है, उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रेडिंग इन एसी है, तो उनके लिए एसी पीपीई नहीं है, उनके लिए उनकी इन्वेंटरी है। मेरी बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा, फिर इसी तरह से लैपटॉप की बात कर लें, मेरे लिए मेरा पीपी, लेकिन जहां से मैंने जाके परचेज किया उनके लिए उनकी इन्वेंटरी है। तो आपने ना ये चीज डिस्टिंग्विश करनी है। अब जहां पर मैं एसी लेने के लिए गया था, वो खुद गर्मी में बैठे होंगे, उन्होंने भी तो एसी लगाया हुआ होगा अपने रूम में, अपने ऑफिस में। तो वो जो एसी उन्होंने लगाया हुआ है, क्या वो फॉर सेल पर्पस है? अब इवन के बाकी एसी इन्वेंटरी हैं, लेकिन जो एसी वो खुद यूज कर रहे हैं वो उनके लिए पीपी का पार्ट है। अब वो उनको डिस्टिंग्विश करेंगे कि जो हम लोग खुद से यूज कर रहे हैं, ये हमारे लिए हमारा पीपी है, और जो बाकी रखे हुए हैं फॉर सेल पर्पस, ये और उसके साथ IS2 डील करेगा, जो कि आप लोग पहले से पढ़कर आ गए हो। पीआरसी के अंदर IS2 इन्वेंट्री पढ़कर आ गए ना?
IS 16 की डिस्कशन चल रही है, तो ये डिस्टिंग्विश हो गया। फिर नेक्स्ट देखो, कहते हैं पहली चीज इंटेंजिबल एसेट्स, जबकि पीपी क्या था, कहते हैं पहले तो इनको डिस्टिंग्विश करो, इंटेंजिबल्स एसेट। इंटेंजिबल्स में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, मैंने आपसे कहा कि मैं इसको इन डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन क्या चीजें शामिल हो सकती हैं, पेटेंट्स, सॉफ्टवेयर, ये जो कॉपीराइट वगैरह होते हैं, क्या आपकी चीज कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये कॉपीराइट्स वगैरह ये भी हमारे पास इंटेंजिबल्स आ जाते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर है, हमारी गुडविल है, हमारा नाम है, ब्रांड नेम, वो चीजें वो इंटेंजिबल्स का पार्ट बनेगी। कहते हैं इंटेंजिबल एसेट डू नॉट हैव सब्सटेंस, मतलब एग्जिस्टेंस, इनकी किसी किस्म की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, एंड देयरफॉर आर क्लासिफाइड एंड प्रेजेंटेड, इवन के लॉन्ग टर्म है ये भी, लेकिन उसके बावजूद पीपी का पार्ट नहीं बनते, क्यों, क्योंकि फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। although they are also held for long term and are often vital to, इवन के बाकी सारे कंडीशन मीट कर रहा है, वाइटल टू बिजनेस ऑपरेशंस भी है, लॉन्ग टर्म भी है, लेकिन उसके बावजूद पीपी का पार्ट नहीं है। इंटेंजिबल एसेट्स आर अकाउंटेड फॉर अंडर, तो ये बात अभी आपको याद रखने की जरूरत है, जब इस 38 को डिस्कस करेंगे तब देख लेंगे इसको। दूसरी बात इन्वेंट्री, देखो भाई ये सिंपल सी बात है, मतलब इसको तो रट्टा लगाने की ऐसा जरूरत ही नहीं थी। सिंपल सी बात कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को अपने इंटेंजिबल एसेट्स और अपनी इन्वेंट्री से डिस्टिंग्विश कर दो। कैसे, हमने कहा कि भाई जब आप लॉन्ग टर्म एसेट को देखने लगो, अगर फिजिकल एग्जिस्टेंस है तो पीपीई बना दो, और अगर नहीं है तो इंटेंजिबल्स बना दो। कहते हैं कि आपने देखा आपके एसिड्स हैं, आपके रिसोर्सेज हैं, लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रही हैं और वो वाइटल टू बिजनेस हैं और उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो पीपीई का पार्ट बनाओ। लेकिन अगर आप उनको फॉर सेल पर्पस अपने पास रखे हुए हो, तो फिर इन्वेंट्री का जाके पार्ट बना दो। बात क्लियर। नेक्स्ट, ऑल्सो इन्वेंट्री आइटम यूजुअली हैव फिजिकल सब्सटेंस, अब देखो चीजें मिल रही होती हैं, पीपी के साथ मैच कर गया, इन्वेंट्री आइटम की भी फिजिकल सब्सटेंस है, दे डिफर फ्रॉम बीपी बिकॉज दे आर हेल्ड फॉर इन द ऑर्डिनरी कोर्स। अब इवन के हम लोग तो पीपीई को भी सेल करते हैं, क्या हम लोग अपनी गाड़ी नहीं सेल करते, क्या हमारा लैपटॉप खराब हो जाए, पुराना हो जाए, क्या मैं उसको सेल नहीं करूंगा, मैं करूंगा उसको से, लेकिन क्या ये मेरी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, नहीं। तो इस वजह से ये मेरे पास इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेगा, ये पीपी है। इन्वेंट्री का पार्ट बनाने के लिए आपका बिजनेस ही वही होना चाहिए। अब जैसे आप गाड़ियों के शोरूम में जाओ, तो गाड़ियों की सेल एंड परचेज उनके लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, लेकिन मैं अगर अपनी गाड़ी सेल करता हूं, फिर मेरा ये काम नहीं है, मेरे लिए वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। आप एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाओ, उसके लिए घर, बिल्डिंग वगैरह, शॉप्स वगैरह सेल एंड परचेज करना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, लेकिन मैं प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूं। मैं अगर अपना घर सेल करता हूं, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि वो मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, मैं इन्वेंट्री में क्लासिफाई नहीं करूंगा उसको। बात क्लियर होगी सब, कोई डाउट? जी नेक्स्ट वन, इफ एन आइटम्स मेन बिजनेस इज, अब ये एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास हमारा मेन बिजनेस है मशीन्स को सेल करना, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो ये जो मशीन्स हम लोग सेल करेंगे ना, ये मेरे पास मेरी इन्वेंट्री है, लेकिन ये मशीनें भी तो किसी तरह से बनती होंगी, मशीनें भी तो किसी दूसरी मशीनों की मदद से बन रही होंगी, तो जिन मशीनों की मदद से ये बन रही हैं, वो मशीनें मेरे लिए मेरी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट बनेगा, जबकि ये वाली मशीनें IS 2 अप्लाई हो जाएगा इन्वेंट्री। Those machines are inventory items and are not classified as PPE. However, the plant and machinery used to produce the machines for sale is, and the same goes for
real estate business. Their corporate offices are PPE, but the houses they sell are, any doubt? जी, उसके बाद आता है सबसे पहले, तो आपने ये देखना है कि पीपी है या नहीं है। जब आपको पता चल गया है कि भाई ये पीपी है, उसके बाद आती है इसकी रिकॉग्निशन। जब आपने इसको रिकॉग्नाइज करना है, रिकॉग्निशन का ना क्राइटेरिया है, काफी सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले उनका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया देखना है, फिर उसका मेजरमेंट बेसिस देखनी है हम लोगों ने। तो IS 16 का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, ये सेकंड थिंग जो आपने याद रखनी है। पहली चीज पीपी की डेफिनेशन, दूसरी चीज जो यहाँ पे रिकॉग्निशन कि पीपी का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए आपने 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। पीपी का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, इसके लिए आप लोगों ने 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। अच्छा, मुझे पहले एक बात बताओ, आप एक गाड़ी परचेज करने के लिए गए, गाड़ी मिल रही थी आपको 30 लाख रुपए की, उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी, आपने बुकिंग करवाई और उसके लिए 10 लाख रुपए पे कर दिए, और आपको गाड़ी मिलनी है 3 माह के बाद। आज आप 10 लाख रुपए पे करके घर वापस आ गए, क्या रिकॉर्ड करोगे? क्या रिकॉर्ड करोगे? क्या गाड़ी के लिए पेमेंट किया है? क्या ऐसा है कि आप गाड़ी रिकॉर्ड करने चले जाओ? क्या आप लोग के व्हीकल्स अकाउंट डेबिट एंड कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट? कोई ऐसा स्टूडेंट जो कहता हो कि यही एंट्री बनेगी? नहीं ना। मतलब आपने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया? क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि अभी आप उसको यूज कर, जब चीज है ही नहीं तो यूज क्या करें? चीज आई ही नहीं है तो यूज क्या करें? और दूसरी बात, क्या आपको इससे अभी कोई बेनिफिट मिल रहा है? जबकि एसिड का सबसे पहला काम क्या होता है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। क्या आपको पता है कि गाड़ी से आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं? वो तो जब आ जाएगी तभी मिलेंगे ना। तो इसका पहला पॉइंट हमारे पास क्या होता है? कहता है द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसिड इफ एंड ओनली इफ। अब ये इसका क्राइटेरिया है, और ये ऐसा नहीं है और, ये एंड, कि दोनों क्राइटेरियाज मीट होने चाहिए। फर्स्ट वन क्या? when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the, अब ये अगर एसोसिएटेड विद आइटम निकाल भी दो और इन केस वहां पर आप इतना लिख दो कि इट व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी, ये पहला क्राइटेरिया। एंड द कॉस्ट ऑफ एन आइटम कैन बी मेजर्ड रिलायबली। जब मैंने 10 लाख रुपए का एडवांस दिया था, तो मुझे पता है कि वो गाड़ी मुझे कितने की मिलने वाली है? इवन के कहने के लिए 30 लाख थे, लेकिन मुझे हो सकता है कमीशन भी पे करना हो, उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से पैसे देने हो, गाड़ी पता नहीं कौन से शोरूम पर आए, वहां से अपने घर तक लाने के लिए भी कुछ ना कुछ एक्सपेंस करना पड़ेगा मुझे, है ना ऐसा? तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई गाड़ी कितने की ली है, तो अभी तो आपको भी नहीं पता कि गाड़ी कितने की ली है, तो रिकॉर्ड कौन सी वैल्यू पे करोगे? जबकि एसिड के लिए जो इनिशियल रिकॉग्निशन होती है वो हमेशा एट कॉस्ट है। पीपी के लिए ये बात हमेशा याद रखना, इनिशियल रिकॉग्निशन हमेशा एट कॉस्ट। तो एक बात बताओ, जब इंसान पैदा होता है ना, विद इन फ्यू डेज उसका नाम रख दिया जाता है, क्या उसी टाइम उसके नाम के साथ लिख दिया जाता है मिस्टर ए, ACA, डॉक्टर मिस्टर बी, क्या उसी टाइम लिख दिया जाता है? क्या उस टाइम पे पता होता है कि इसने फ्यूचर में जाके क्या बनना है? सिंपल नाम रखा जाता है। तो जब भी एसिड आपके पास आता है, आपने उसको रिकॉग्नाइज करना होता है। इनिशियली हमेशा एसिड अपनी कॉस्ट पर है, और आपने उसको उस टाइम पर रिकॉग्नाइज करना है जिस टाइम आप उसकी कॉस्ट को मेजर कर सकें कि इसकी कॉस्ट है क्या।
जब आप कॉस्ट ही मेजर नहीं कर सकते तो रिकॉर्ड कौन सी वैल्यू पे करोगे? तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं होता। कैसे? देखो भाई, अगर मैं आज जाता हूं ना और मैं अपना एक बना बनाया घर परचेज कर लेता हूं, मुझे क्या करना पड़ेगा? जिसका घर होगा मुझसे पहले, मैं उसको एक पेमेंट करूंगा, सपोज 50 लाख रुपए। मैंने 50 लाख उसको दिया। मुझे पता था रजिस्ट्री वगैरह करवाने के ऊपर 2-3 लाख रुपए उस उधर लग गए। 3 लाख रुपए रजिस्ट्री करवाने पे लग गए। 2 लाख रुपए मैंने कमीशन दे दिया, जो इनिशियल एक्सेप्ट। अब मुझे बताओ कि अगर मैं ये घर परचेज ना करता, क्या मैं कमीशन देता? क्या मैं रजिस्ट्री करवाता? क्या वो घर के परचेज के लिए जरूरी नहीं था? अब अगर कोई मुझसे ये पूछे कि भाई ये घर तो बड़ा प्यारा है, कितने का लिया है, मैं उसे क्या कहूंगा? कितने का लिया है? बोलो। 55। मैंने 50 का नहीं लिया। मैंने घर कितने का लिया है? 55 लाख रुपीज का लिया है। क्या मैंने कॉस्ट को मेजर कर नहीं लिया? आज मैं उस घर को रिकॉर्ड कर सकता हूं। और देखो, अब मैं जाकर उसमें रहना शुरू कर दूं, क्या मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना शुरू नहीं हो जाएंगे? क्या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे? कि मुझे रेंट नहीं पे करना पड़ेगा, मैं शिफ्ट नहीं होता, मैं उसको रेंट आउट कर देता हूं, मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या? रेंटल इनकम आ रही है। मेरी बात समझ आई है? तो लिखा हुआ नहीं था फॉर रेंटल टू अदर्स? ओके। अच्छा, मेरा पीपी है, मैंने कॉस्ट भी मेजर कर दी, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी आ गए, लेकिन मैंने ना एक पीस ऑफ लैंड लिया और उसके ऊपर अब घर बनाना शुरू कर दिया है, और अभी तक वो घर कंप्लीट नहीं हुआ। क्या मैं अपने पास वो लिखूं बिल्डिंग रिकॉग्नाइज? क्यों? क्योंकि एक तो बेनिफिट नहीं ले सकता। क्यों? भाई, एक ग्रे स्ट्रक्चर में कौन आके रहना पसंद करेगा? क्या आप रहना पसंद करोगे? नहीं। क्या आपको उससे कोई बेनिफिट मिल रहा है? अच्छा, वो ग्रे स्ट्रक्चर, फिर आप कहो कि ये घर कितने में बना है, क्या आपको पता है? क्योंकि अभी तो खर्चे चल रहे हैं। ओके। बिल्डिंग रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों? रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रही। बात क्लियर होगी सब? तो कोई भी ऐसा एसेट जो लॉन्ग टर्म हो और टेंजिबल नॉन करंट एसेट हो, उसको अपने पास उस टाइम पर आपने रिकॉर्ड करना है जब when it is probable that future economic benefit associated with the asset कर दो, जैसे इसने आइटम लिखा हुआ है associated with the asset, okay, will flow to the entity and cost can be measured reliably। तो आई होप कि ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्लियर हो गया। अच्छा, फिर इन्होंने ना कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स वगैरह यहाँ पर बताए, ये आप लोगों ने सिंपली रीड कर लेने, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब बात ये आती है कि जैसे ही हम लोगों ने कहा कि कॉस्ट ऑफ एन एसेट कैन बी मेजर रिलायबली, तो बात आती है कि भाई इनका जो मेजरमेंट करनी है एट रिकॉग्निशन, आपने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि भाई ये मेरा है, ये मेरा एसेट है, तो आपसे पूछा गया है कि भाई अगर आपका है तो कितने का है? मेजरमेंट एट रिकॉग्निशन, आपका एसिड है, तो आप इसको रिकॉर्ड कौन सी वैल्यू पे करने जा रहे हो? तो स्टैंडर्ड ने कहा कि भाई इनिशियली हमेशा आप लोगों ने जो पीपी को रिकॉर्ड करना है वो एट कॉस्ट करना है। इनिशियली पीपी को जब भी आपने रिकॉर्ड करना है, हमेशा एट कॉस्ट करना है। ओके। हमने कहा भाई आपका कॉस्ट से क्या मतलब है? तो हमें बताया गया कि कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं और कॉस्ट का मतलब क्या है। तो कॉस्ट के लिए कहा गया इज द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट पेड। क्या मतलब? मैं ये मोबाइल लेने के लिए गया, मुझे इससे बेनिफिट हो रहे हैं, आप मुझे सर ये मोबाइल कितने का है? मैं आपसे कहूंगी यार मैंने ना इसके लिए 50,000 रुपीज पे कर दिए थे, मेरा मोबाइल कितने का है, ये उसकी कॉस्ट है। मैं आपसे कहूं क्या, यार मैंने ना इसके लिए 50,000 रुपए के एक चेक बना के दे दिया था, क्या उस चेक की वर्थ 50,000 के इक्वल है? कैश इक्विवेलेंट। ओके। या मेरे पास बॉन्ड्स रखे हुए थे,
और मैंने 50,000 रुपए के बॉन्ड्स उठाए और जाकर उनको बॉन्ड्स दे दिए, लीगल करेंसी में आते हैं, मैंने उनको ना बॉन्ड्स दे दिए। मुझे पूछा जाए ये मोबाइल कितने का है, अब मैंने कैश तो पे ही नहीं किया, लेकिन मैंने उसके अगेंस्ट कोई ना कोई चीज तो पे की है ना, उसके लिए देखो वो कैश इक्विवेलेंट बन जाएगी, वो जो मैंने बॉन्ड्स दिए हैं वो कैश इक्विवेलेंट बन जाएंगे। मैं किसी कंपनी के शेयर्स उठा कर दे दूं, वो कैश इक्विवेलेंट बन जाएंगे। कि मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स मौजूद थे और मैंने अपना एसिड परचेज करने के लिए वो शेयर्स जाकर उनको दे दिए, कैश इक्विवेलेंट है ये मेरे पास। बात क्लियर हो गई। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ कि अगर मैंने न्यू मोबाइल परचेज करना हो ना, तो मैं जाकर, ऐसा नहीं है कि मैंने न्यू मोबाइल परचेज किया, मैंने उनको 50,000 दिया, तो भाई पुराने मोबाइल का क्या करूं, जाओ पुराना मोबाइल सेल कर दो। अक्सर ऐसा होता है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कि हम जाते हैं शॉप में, नया मोबाइल पसंद करते हैं, उससे पैसे पूछते हैं, साथ में कहते हैं यार ये पुराना मोबाइल हमने सेल करना है, तो वो क्या आपसे 50,000 पे लेगा? वो कहेगा दिखाओ अपना मोबाइल, आपने चेक करवाया, उसने कहा कि भाई आपका मोबाइल मैं रख लेता हूँ, आप नया मोबाइल ले जाएं, साथ में मुझे 30,000 रुपए दे दें। आपका नया मोबाइल कितने का है? 30 का नहीं है जो आपने पे किया था, साथ में अच्छा 50 का भी नहीं है। बात सुनो, जो ओल्ड एसिड आप दे रहे होते हो उसकी फेयर वैल्यू, जो आप अपना ओल्ड एसिड अदर कंसीडरेशन पे, ये अदर कंसीडरेशन है ना उस मोबाइल के अगेंस्ट, अदर कंसीडरेशन पेड, उसकी फेयर वैल्यू। अब मार्केट में देखो आपके मोबाइल की वैल्यू क्या थी, हाँ? तो ये 20 का भी हो सकता है, ये 15 का भी हो सकता है, ये 25 का भी हो सकता है। अब मार्केट में पूछो ना, सपोज मार्केट वालों ने कहा कि भाई ये 15 का है, वैसे नया मोबाइल कितने का था? 50 का। आपने 15,000 का अपना मोबाइल, मार्केट में इसकी वैल्यू तो 15 थी ना, साथ में 30,000 रुपए भी दे दिए, नया मोबाइल 50 का नहीं है, फिर आपके लिए वो 45,000। मेरी बात समझ आई है आप लोगों को? भाई आपके एसिड की वर्थ ही 15,000 रुपए थी, तो नया मोबाइल 50 का तो आपको नहीं मिला ना। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि आप गए एक शॉप पर, आपको 50,000 रुपए का मोबाइल मिल रहा था, लेकिन साथ ही ना उस शॉप में आपका एक पुराना दोस्त एंटर हो गया। आपने उसको देखा, सलाम कहा, कि आपने पूछा भाई तुम यहाँ पे कैसे? वो कहता भाई मेरी अपनी दुकान है। उससे पहले आप उसके वालिद साहब के साथ डीलिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई 50,000 रुपए का मोबाइल है। आपने दोस्त को देखा तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो गया। आपने कहा यार ये मोबाइल लेने आया हूँ, तुम्हारी दुकान है तो कुछ बताओ। कहते चल यार 10% डिस्काउंट कर लो। 50,000 का मोबाइल, डिस्काउंट कितना हो रहा है? 5,000। कितना पे करोगे? तो कॉस्ट ऑफ एसिड कितना है? जितना आपने पे किया है, 50,000 नहीं है। आपने ये देखना है कि आप उसके अगेंस्ट पेमेंट कितनी करने जा रहे हो। ओके। अच्छा, एक और एग्जांपल अब सुनो। शॉप में गए, 50,000 रुपए का आपको मोबाइल मिला, साथ में शॉपकीपर ने कहा कि भाई इसके ऊपर ना 2,000 रुपए का टैक्स है, वो टैक्स पे करो ऑनलाइन, उसके बाद आपकी सिम इसमें चलेगी, अदरवाइज इसमें सिम नहीं चलेगी। पाकिस्तान में ये टोपी ड्रामे चलते रहते हैं, बस अब हमको लूटो, जहां से दिल करता है लूटो, तो ये चीजें चलती रहती हैं। अब आपने 50,000 शॉपकीपर को दिया, 2,000 रुपए का टैक्स पे कर दिया, आपका मोबाइल कितने का है? 52,000। कॉस्ट ऑफ एसिड 52,000 है, 50,000 नहीं है। ऑल राइट, तो इसीलिए कहा गया है कैश कॉस्ट इज कैश और कैश इक्विवेलेंट एंड द फेयर वैल्यू ऑफ given to acquire and at the time of its, और तो हर एसेट हम सिर्फ एक्वायर नहीं करते, एक्विजिशन से मुराद होता है फाइनल प्रोडक्ट जाओ मार्केट में परचेज करके अपनी बना लो, और कंस्ट्रक्शन से मुराद जैसे अभी मैंने बिल्डिंग की आपको एग्जांपल दी कि भाई पीस ऑफ लैंड परचेज करो, अब पीस ऑफ लैंड एक्वायर ही होगा, ओके, उस पर घर आप खुद बना लो, तो वो कंस्ट्रक्टेड एसिड बन जाएगा आप लोगों के पास। लेकिन उसमें अब कॉस्ट को डिटरमिन करना हो, तो जितना भी आप कैश पे करते हो
या उसके इक्विवेलेंट कोई अमाउंट पे कर रहे हो वो, या उस एसिड को एक्वायर करने के लिए अगर कोई और कॉन्सेंट्रेशन पे करते हो तो उस कॉन्सेंट्रेशन की फेयर वैल्यू कॉस्ट ऑफ एसिड बनेगी। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दे दी हैं, बाकी फ्यूचर में हम लोग मजीद डिस्कशन इसके ऊपर करते रहेंगे जहां तक किसी का कोई क्वेश्चन। सबको क्लियर? अब उसने आपको बताया स्टैंडर्ड आपको ऐसे बच्चों की तरह लेके चलता है ना कि भाई कहीं पे आपको ना गिरने नहीं देता। मतलब अगर आपका इंटरेस्ट हो ना, ये चीजें जरा भी मुश्किल नहीं है। अब उसे पता था कि यार कहीं तुम कॉस्ट को गलत ना ट्रीट कर दो। उसने आपको फुली गाइड किया कि कॉस्ट में क्या चीजें शामिल करो क्या ना करो, कौन सी चीजें होनी चाहिए कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग उसने आपको बताई है। कॉस्ट में सबसे पहली चीज होती है उसकी परचेज प्राइस। कॉस्ट में सबसे पहली चीज, अब परचेज प्राइस ने जरा एडजस्ट होना है। अब बेसिकली परचेज प्राइस थी 50,000। जब मोबाइल के लिए मैंने आपको बताई परचेज प्राइस क्या थी, लेकिन उस पर मुझे 10% डिस्काउंट मिल गया। लेकिन मेरे लिए अब उसके लिए कॉस्ट क्या बन जाएगी, 45 था। 2,000 का उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ गया। 47, क्या ये टैक्स रिफंडेबल है मुझे? नहीं, तो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनेगा। लेकिन शॉपकीपर ने कहा कि भाई आप लोग अब टैक्स वगैरह पढ़ना शुरू करोगे ना तो आपको ये चीजें जरा समझ आ जाएंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन शॉपकीपर ने कहा कि भाई 2,000 रुपया पे कर दो, लेकिन ये 2,000 रुपया बाद में आपको रिटर्न हो जाएगा। मेरी बात समझ आई है? अभी 2,000 रुपया पे कर दो ताकि आपका मोबाइल एक्टिवेट हो सके। इन फ्यूचर गवर्नमेंट की तरफ से ये 2,000 रुपया आपको रिटर्न हो जाएंगे। मेरा मोबाइल कितने का है? 45 का ही है। अब टैक्स नहीं ऐड करना। मतलब जो टैक्स रिफंडेबल हो, जो टैक्स या एडजस्टेबल, वो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बने। बात क्लियर? और जो नॉन रिफंडेबल हो, नॉन एडजस्टेबल हो, वो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बन जाएगा। बात क्लियर हो गई? हाँ जी। नेक्स्ट वन, किसी किस्म के कोई डिस्काउंट्स वगैरह मिलते हैं तो वो माइनस हो जाते हैं। रीबेट्स वगैरह, रीबेट्स हमारे पास होते हैं रिफंडेबल टैक्सेस। ऐसे टैक्सेस जो फ्यूचर में एडजस्ट हो जाए उन्हें कहा जाता है रीबेट्स। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी टैक्स में ही जाके देखोगे कि रिबेट्स क्या है हमारे पास। अब देखो उसने पहली बात क्या की, कहते हैं आपने परचेज प्राइस उठानी है आफ्टर एनी डिस्काउंट। आफ्टर एनी डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट्स को इसमें से लेस कर देना। एंड और अगर किसी किस्म की कोई रिबेट्स हैं तो वो भी परचेज प्राइस में से लेस कर देना अगर उसमें शामिल है तो। ओके, और अगर कोई चीज शामिल ही नहीं है तो फिर इग्नोर करना। मेरी बात समझ आई है? अब जैसे 2,000 रुपए का टैक्स मैंने आपसे कहा कि शॉपकीपर ने कहा है कि भाई अभी पे कर दो, बाद में तुम्हें ये वापस हो जाएगा। मैंने उसको माइनस नहीं किया, मैंने जस्ट इग्नोर किया है उसको। एम आई राइट? ये बात समझ आ गई सबको? नेक्स्ट वन देखो, हैव बीन डिडक्टेड, किस में से? परचेज प्राइस में से। किस किस को? डिस्काउंट एंड रिबेट को। प्लस और जो बाकी अमाउंट बच जाए उसमें ऐड कर दो क्या चीज, नॉन रिफंडेबल या नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस। इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है? इसमें आपकी कस्टम ड्यूटी शामिल है, इसमें आपकी इंपोर्ट ड्यूटीज शामिल है। ऐसे किसी किस्म के कोई टैक्सेस, कोई सेल टैक्स है, इस किस्म के कोई टैक्स आ जाते हैं तो वो हमेशा नॉन रिफंडेबल होते हैं और वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का, सॉरी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बन जाएंगे। एनी प्रॉब्लम? लेकिन रिबेट किसके साथ लिख लें? रिफंडेबल टैक्सेस। रिफंडेबल टैक्सेस।
ये कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनते। ओके। अच्छा, फिर प्लस, मतलब अभी तक स्टोरी यहां पे खत्म नहीं हुई, अभी आगे कंटिन्यू है। क्या, अब ये जो अमाउंट आपके पास बच गई, अब देखो, परचेज प्राइस है 50,000 रुपये, ठीक है। साथ में मुझे मिल गया 5,000 रुपये का डिस्काउंट, वो मैं लेस कर दूंगा। लेकिन मैंने 1,000 रुपये का टैक्स पे किया जो फ्यूचर में मुझे वापिस हो जाए। मैं इसे 1,000 रुपये के साथ कुछ भी नहीं करूंगा, मैं इग्नोर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि 50,000 रुपये में ये पहले से शामिल नहीं था। हाँ, अगर पहले से ये चीज शामिल होती तो फिर मैं माइनस कर देता। माइनस वो चीज होती है जो पहले से इंक्लूडेड, जो चीज पहले से इंक्लूड ही नहीं है तो माइनस क्या करूं? मेरी बात समझ आई? तो जब नहीं है इंक्लूड तो फिर इग्नोर करो। क्लियर? नेक्स्ट वन। अब 45,000 रुपये, लेकिन साथ में मुझे 2,000 रुपये की इंपोर्ट ड्यूटीज पे करनी पड़ गई, कस्टम ड्यूटीज पे करनी पड़ गई। तो अब मैं 45 पे नहीं, मैंने इसमें ऐड कर दिया 2,000 रुपीज, जो नॉन रिफंडेबल टैक्स है। और ये अब मेरा एसिड 47,000 का हो गया। लेकिन अभी इसमें मजीद चीजें आएंगी। क्या? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट से मुराद है ऐसी कॉस्ट, क्या अगर आप लोग ये वाला काम ना करते तो आपको ये कॉस्ट भी ना पे करनी पड़ती। आप एफआर की क्लास में ना आते तो उसकी फी भी नहीं पे करनी पड़ती। ये जो फी आपने पे की है एफआर के लिए, ये बेसिकली डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। ऑलराइट। अच्छा, इसी तरह से सपोज अगर आप एसिड परचेज ना करते तो आप कस्टम ड्यूटी पे करते? नहीं, नहीं। ये अब एसिड परचेज करने की वजह से आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ी है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है। अब उस एसिड को घर तक भी तो लेकर आओगे, तो घर तक लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस आएंगे, लीगल फी हो सकती है उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए, किसी किस्म का कोई कमीशन पे करना पड़ सकता है। अगर ये ऐसी ना परचेज करते, क्या ये सारे एक्सपेंसेस करते? नहीं ना। इसीलिए ये सारे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। मेरी बात समझ आ गई है सबको? अच्छा, अब देखो, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट of bringing the asset to the location and necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management। अब ये वो सेंटेंस है जो बार बार पढ़ने से ना वैसे ही आपकी जुबान पे रट जाएगा। लेकिन आपने ये भी के लिए लिख देना है प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। ओके। अब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कौन सी है? ऐसी कॉस्ट जो एसिड को उस लोकेशन पर लाने के लिए, तो मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात कर रहे हैं। अब लोकेशन तक आ गया, उसके बाद उस कंडीशन में लेकर आओ कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते, इस्तेमाल कर लेने की कंडीशन तक। हम ये एसी परचेज करते हैं, शॉप से एसी उठाया, उसको परचेज प्राइस थी, थोड़ा बहुत डिस्काउंट दिया तो वो माइनस किया, इसके ऊपर कुछ सेल टैक्स थे वो सेल टैक्स पे किए, इसके ऊपर वो ऐड कर दी। साथ में उस एसी को घर तक लाने के लिए मुझे एक्सपेंस करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो मैं इस एसी की कॉस्ट का पार्ट बनाऊंगा। ओके। साथ में मुझे उस एजेंट को थोड़ा बहुत कमीशन भी पे करना पड़ा, मुझे लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस पे करने पड़े, वो भी एसी की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। अभी वो एसी मेरे घर, मेरी लोकेशन या मेरे ऑफिस तक पहुंचा है, चाहिए मुझे आते साथ ठंडी हवाएं देना शुरू कर देगा, मेरा 2 लाख 3 लाख रुपए लगा पड़ा है, क्या ये उस कंडीशन में है कि हमें ठंडी हवाएं प्रोवाइड करें? कैसे करेगा? अब उसको उस कंडीशन में लेकर आओ।
कंडीशन में लाने के लिए इसकी इंस्टॉलेशन करवानी पड़ेगी। इंस्टॉलेशन मुफ्त में हो जाएगी। अगर मुफ्त में हो जाए, कंपनी प्रोवाइड कर रही है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो जीरो। लेकिन कंपनी वालों ने भी कहा कि भाई इसके साथ ये स्विच वगैरह लगवाओ, तो उन्होंने अडॉप्टर वगैरह मंगवा लिए, उसके ऊपर आपकी कॉस्ट आ गई। अब मुझे बताओ, जब तक वो वायरिंग, वो स्विच वगैरह, वो अडॉप्टर वगैरह नहीं लगेंगे, क्या ऐसी वर्किंग कंडीशन में आ सकता है? क्या वो मुफ्त में आएंगे वो सारी चीजें? अगर वो एसी ना लेते तो क्या उन चीजों को परचेज करते? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, एसी की कॉस्ट का पार्ट बने, एक्सपेंस आउट नहीं होंगी ये चीजें, एसी की कॉस्ट का। लेकिन साथ में आपने वो जो एसी की इंस्टॉलेशन के लिए आया था उसको 500 रुपये भी साथ में दे दिए, वो भी एसी की कॉस्ट का पार्ट पर, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है। एक तो लोकेशन तक लेकर आना, लेकिन लोकेशन तक लाने पर स्टोरी एंड नहीं होती। अब उसको उस काबिल बनाओ कि वो जिस तरह से मैनेजमेंट ये चाह रही थी कि हम इस एसिड को यूज करना है, उस काबिल बनाओ, उसको यूजेबल कंडीशन में लेकर आओ। तब तक के होने वाले तमाम तर एक्सपेंसेस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। एनी प्रॉब्लम? नो सर। आपका इलेक्ट्रीशियन आया, उसने एसी इंस्टॉल करके दे दिया, उसने चेक भी कर लिया, बिल्कुल बेहतरीन वर्किंग कंडीशन में था। अब आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। क्यों? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी। अब वो आपको ठंडी हवाएं देगा, और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तो क्या आपको पता नहीं है कि क्या चीज प्लस माइनस करके कितने को मुझे ऐसी पड़ा है? अब आप जाके उसको रिकॉग्नाइज कर दो, कौन सी वैल्यू पर? एट कॉस्ट। आपने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया। एक हफ्ते के बाद आपको जैसे पता है पाकिस्तान में बिजली की जो सिचुएशन है, जानबूझ के हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सारी आइटम उड़ गई। सबके घरों में चाइना का माल रखा हुआ है, उन्हें पता है अब इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के मजे, आ जाओ हमारे पास वापसी, नई चीजें ले जाओ। खराब हो गया एसी, नया एसी लगवाया, एक हफ्ते बाद इलेक्ट्रिसिटी में कोई फ्लक्चुएशन हुई, जिसकी वजह से एसी में कोई प्रॉब्लम आ, दोबारा से अब देखो वर्किंग कंडीशन में वो नहीं रहा, अब क्योंकि खराब हो गया है। मैंने दोबारा से इलेक्ट्रिशियन बुलाया, उसने कहा भाई 5,000 रुपये के इसके ऊपर एक्सपेंस है, और आपका ये एसी ठीक हो जाएगा। अब उस 5,000 का क्या करो? अब एक्सपेंस जाएगा। अब इसको कैपिटलाइज, कैपिटलाइज करने से क्या मुराद है? कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनेगा। मेरी बात समझ आई है? इनिशियल रिकॉग्निशन देख रहा हूं, फर्स्ट टाइम अगर इलेक्ट्रिशियन को कोई पैसे दिए हैं ना, उसको वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए, वो कैपिटलाइज होंगे, वो एक्सपेंस आउट नहीं होंगे। लेकिन अगर बाद में एक मतलब रिकॉग्नाइज हो गया, और बाद में आपने किसी किस्म का कोई उसके ऊपर एक्सपेंस किया, तो वो आपके लिए एक्सपेंस बन जाएगा, वो कैपिटलाइज। आपने ऑफिस ए में वो एसी लगवा लिया, बेहतरीन काम कर रहा था, कुछ दिन बाद आपने अपने ऑफिस को शिफ्ट किया किसी और रूम में, किसी और बिल्डिंग में, किसी और लोकेशन पर। तो आपने कहा कि भाई इधर से एसी उतारो और इसको मेरे दूसरे ऑफिस में लेकर आओ, उतारने के ऊपर चार्जेस आएंगे। एक, अगर लोकेशन भी चेंज कर रहे हो, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ले जाने के लिए लोडिंग अनलोडिंग, साथ में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आएंगे। फिर दोबारा से जब इंस्टॉल करवाओगे उसके चार्जेस आएंगे, दोबारा से उसको वर्केबल कंडीशन में लेकर आओगे सेकंड ऑफिस में। अब क्या करूं इन तमाम एक्सपेंसेस का? एक्सपेंस आउट ही करूंगा, क्योंकि एसिड कहता है कि इनिशियली अगर किसी किस्म के ये चार्जेस हैं तो कैपिटलाइज करो, लेकिन रीलोकेशन है, री इंस्टॉलमेंट है, वो कभी भी कैपिटलाइज नहीं हो, वो एक्सपेंस आउट हो जाए। बात क्लियर हो गई? एक चीज के ऊपर एक मर्तबा आपने एक्सपेंस कर दिया, अब अगर वो खराब हो जाए, आप उसको रीलोकेट करो, मतलब लोकेशन को चेंज कर दो, या उसमें किसी किस्म का कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस आ जाए, तो वो सारे के सारे अब एक्सपेंस बनेंगे, अब कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनने वाला। यहां तक कोई प्रॉब्लम?
अब उसने ना कुछ आपको एग्जांपल्स दी हैं। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में इंक्लूड, जैसे एम्प्लॉय कॉस्ट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द इंस्टॉलेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ द। तो जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, क्या वहां पे वर्कर काम नहीं कर रहे होते? अच्छा मुझे काम बात बताओ कि जब कंस्ट्रक्शन के टाइम पे वर्कर काम कर रहा है तो उस कंस्ट्रक्शन में तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी लग रहा है। क्या हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन मटेरियल को ऐड करके कह देंगे कि मेरा घर इतने लाख रुपए में बना है? क्या उसमें वर्कर्स की वेजेस भी शामिल करेंगे? एम्प्लॉय कॉस्ट आ नहीं गए। तो एम्प्लॉय का साथ में इंस्टॉलेशन हो रही है, तो इंस्टॉलेशन के लिए भी अगर आप किसी किस्म की कोई पेमेंट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, तो वो भी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बन जाएगी, वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। फिर आए कॉस्ट ऑफ साइट प्रेपरेशन। साइट प्रेपरेशन, बिल्डिंग बनानी है और उस बिल्डिंग बनाने के लिए पीस ऑफ लैंड का होना जरूरी है। लैंड एक अलग एसिड है, बिल्डिंग एक अलग एसिड है। आप दोनों को इकट्ठा नहीं लिखोगे। लैंड ने डेप्रिशिएट नहीं होना, बिल्डिंग ने डेप्रिशिएट होना है। तो अब मुझे बताओ, जब बिल्डिंग बनाने लगोगे तो सबसे पहले उस पीस ऑफ लैंड को प्रिपेयर नहीं किया जाता? तो वो जो प्रेपरेशन कॉस्ट आ रही है, क्या वो फॉर लैंड है? किसके लिए है? तो बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट में। अगर मैं वो बिल्डिंग ना बनाता, क्या मैं लैंड को प्रिपेयर करता? बस पढ़िए पढ़िए नहीं, मुझे क्या जरूरत है फिर? कब प्रिपेयर की? जब बिल्डिंग बनानी। तो ये है साइट प्रेपरेशन। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट वन इज इनिशियल। देखो, उसने खुद वर्ड, उसने ये नहीं कहा डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, उसने कहा इनिशियल। अब देखो, जैसे मैंने एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में गया, क्या वहां पे डिलीवरी कॉस्ट नहीं आएगी? क्या वहां पे हैंडलिंग कॉस्ट नहीं आएगी? लेकिन इनिशियल नहीं थी, सब्सिक्वेंट थी, तो मैंने एक्सपेंस आउट कर दिया था उसको। लेकिन जो स्टार्ट में मैं लेकर आया था, क्या मैंने उसको एक्सपेंस आउट किया? नहीं। हालांकि थी तो वो भी डिलीवरी कॉस्ट, थी तो वो भी हैंडलिंग कॉस्ट, लेकिन उसको मैंने कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनाया। क्यों? इनिशियल कॉस्ट थी। बात समझ आ गई? अच्छा, फिर डिलीवरी कॉस्ट से मुराद ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग कॉस्ट से मुराद होता है लोडिंग अनलोडिंग वगैरह। ओके। नेक्स्ट वन, इंस्टॉलेशन एंड। इंस्टॉलेशन होती है बनी बनाई चीज में, जैसे कंप्यूटराइज सिस्टम, जैसे विंडो इंस्टॉल करते हो लैपटॉप। ओके। लेकिन जब एसी आता है, आपको पता है उसमें काफी सारी चीजें अलग अलग होती हैं। हम उनको ना पहले इकट्ठा जोड़ते हैं। उस वो जो जोड़ने का प्रोसेस होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को जोड़कर एक ही यूनिट बनाना, वो असेंबली कहलाता है। ओके। फिर उसको रनिंग पोजीशन में लाने के लिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी के कुछ यूनिट्स, कोई चीज इंस्टॉल करना, किसी किस्म का कोई सॉफ्टवेयर उसमें अपडेट करना, वो आपको पता है आजकल तो हर एक चीज इसी तरह से है ना, उसमें वो इंस्टॉलेशन कहलाती है। क्यों? जब तक ये दोनों काम ना हो तब तक वर्किंग कंडीशन में नहीं आ सकता। तो ये काम भी इनिशियल सिचुएशन में हो तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस बन जाता है। फिर टेस्टिंग कॉस्ट आपके पास आ गई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो भाई, टेस्ट, मैंने प्लांट एंड मशीनरी लगवाया फॉर प्रोडक्शन, फॉर। अब मैंने वो प्लांट एंड मशीनरी मंगवाया था जापान से, ओरिजिनल। तो मैंने क्या किया, जापान वालों को जो पैसे दिए, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। जापान से पाकिस्तान तक लाने के लिए चार्जेस, वो मैंने अलग से पे किए, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। पाकिस्तान में एंटर होने लगा तो उसके ऊपर लग गए हमारे पास कस्टम ड्यूटीज पड़ गई, वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। यहां पे पहुंचा तो लोकेशन तक अभी लेके जाना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। फिर जापान से ही मैंने मैकेनिक्स बुलवाए थे, क्योंकि पाकिस्तानियों को तो पता ही नहीं था। उन्होंने इसको असेंबल किया। अब इतना बड़ा प्लांट एक ही यूनिट में तो नहीं आएगा ना, वो छोटे छोटे पार्ट्स में आएगा। अच्छा, आपको पता है गाड़ियों की भी बात की जाए ना, तो पाकिस्तान में उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अब शायद कुछ ना कुछ बन रही हैं, लेकिन मोस्टली गाड़ियों के ना असेंबली यूनिट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है। कि बाहर से ना गाड़ी नहीं आ जाती, टोटल पार्ट्स आते हैं, जहां पर उन पार्ट्स को मशीनों की मदद से असेंबल किया जाता है, फिर उनमें इंस्टॉलेशन होती है।
तो ये भी हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट बन जाएगी। एनी प्रॉब्लम? प्लांट एंड मशीनरी लग गया, अब लाजमी बात है उसको टेस्ट भी तो करना है कि वर्किंग प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही। एक तो ये है ना कि आप जस्ट उसकी मोटर को ऑन कर दो ताकि आपको पता चले हाँ जी मोटर चल रही है। लेकिन आप उसे कहोगे ओ भाई मैं तुम्हें रॉ मटेरियल देता हूँ, ये लो रॉ मटेरियल, इसको इनपुट करो, इससे आउटपुट निकालो, मुझे पता तो हो कि ये प्रोडक्शन ऐसे हो रही है। एम आई राइट? वो टेस्ट करने की कॉस्ट है। क्या वो रॉ मटेरियल मुफ्त में आ जाएगा? तो उस रॉ मटेरियल पे भी तो पैसे लगेंगे, कॉस्ट ऑफ एसिड को चार्ज कर। क्योंकि अभी तो ये चेक कर रहे हो ना कि वो वर्किंग प्रॉपरली कर रहा है या, तो टेस्टिंग कॉस्ट कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बन जाएगी। एनी प्रॉब्लम? हाँ, ये अलग इसमें एक्सेप्शन है। टेस्टिंग कॉस्ट करने लगा मैंने 100 रुपए का रॉ मटेरियल लगा दिया, प्लस जो भी बाकी चीजें टेस्टिंग के लिए मुझे चाहिए होंगी वो मैंने उसके ऊपर लगा दी, टोटल 100 रुपए का वो एक्सपेंस। क्या टेस्ट कर रहा था उस टाइम पे फाइनल प्रोडक्ट नहीं आई मेरे पास आउटपुट। अगर वो फाइनल प्रोडक्ट मेरे किसी काम की नहीं है, मैंने आगे सेल नहीं की, मुझे किसी किस्म की सेल प्रोसीड नहीं मिली, फिर तो वो 100 रुपीज ही हमारे पास कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बन जाएगा। लेकिन अगर वो मैं टेस्टिंग जो यूनिट्स बने सैंपल यूनिट्स वो आगे सेल कर देता हूं तो मुझे सेल प्रोसीड्स मिलेंगी। 100 रुपए का एक्सपेंस किया, 60 रुपए की सेल प्रोसीड सेल हो गई, सेल प्रोसीड्स मिली, वो जो सैंपल यूनिट सेल की है। टेस्टिंग का 100 रुपए नहीं लिखूंगा, 40 रुपए लिखूंगा। After deducting sale proceeds from disposal of sample units। बात समझ आ गई? 100 रुपए की कॉस्ट थी, 100 रुपए की सैंपल यूनिट सेल हो गए, कुछ भी नहीं लिखूंगा। 100 रुपए की कॉस्ट थी, 120 रुपए के सैंपल यूनिट्स गए, कुछ भी नहीं लिखूंगा। अब ये ना हो कि -20 कर दो, वो जो एक्स्ट्रा 20 है वो आपकी अदर इनकम बन जाएगा। ओके, तो अगर ज्यादा है या बराबर है कुछ नहीं करना। अगर 100 रुपए का एक्सपेंस है, टेस्टिंग कॉस्ट है, और आपको उससे कम कुछ ना कुछ बेनिफिट्स भी मिल गया है तो बेनिफिट डिडक्ट कर लेना टेस्टिंग कॉस्ट में से। एनी प्रॉब्लम? हाँ जी। नेक्स्ट, प्रोफेशनल फी। अक्सर कमीशन पे करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग कोई रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, रजिस्ट्री फी, लीगल चार्जेस वगैरह पे करते हैं, उस किस्म थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है तो वो प्रोफेशनल फी वगैरह, आर्किटेक्ट फी, सर्वेयर फी, कंस्ट्रक्शन करवाने लगते हैं तो हम लोग पहले मैप बनवाते हैं, तो मैप बनवाने के लिए तो प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए ना, तो वो फी हमारी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। साथ में कहते हैं द इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, for which an entity incur legal or constructive obligation। अब इससे क्या मुराद होता है? आप लोग देखेंगे जब हम लोग फैक्ट्रीज वगैरह बना रहे होते हैं ना, तो फैक्ट्रीज मोस्टली केसेस के अंदर रेंटल प्रेमिसेस पर होती हैं। फैक्ट्रीज वालों की अपनी जमीन नहीं होती, जमीन रेंटल होती है। हाँ, उनका उसके ऊपर प्लांट एंड मशीनरी अपना होता है। अब जिसकी अपनी जमीन है ना वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा शानदार करके बनवाता है, मतलब फैक्ट्री दिखने में पता चलता है यार क्या फैक्ट्री है। लेकिन एक पर्सन को पता है, मुझे एक बात बताओ, आपको पता है कि आपका घर रेंट पर है, आप उसके ऊपर कितना खर्च करोगे? मिनिमम से मिनिमम खर्च करोगे, ऐसे ही है। लेकिन अगर आपको पता हो कि घर आपका अपना है, आप उसको बेहतरीन तरीके से डेकोरेट करके रखें। अब जब रेंटल प्रेमिसेस है, उन्हें पता है कि यार ये 10 साल का मेरा एग्रीमेंट है और 10 साल के बाद मुझे कहा गया है कि आपने ये जस्ट पीस ऑफ लैंड हमें देना है, बाकी सारी चीजें यहां से रिमूव करके चले जाना। तो रिमूव करने के ऊपर क्या मेरी कॉस्ट नहीं आएगी? तो वो कॉस्ट भी आपने इनिशियल एस्टिमेट, हालांकि वो कॉस्ट इन फ्यूचर होगी, 10 साल बाद होगी, और वो पता नहीं कितनी हो, उसका आज एक एस्टिमेट बनाओ, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनेगी। उसे कहा जाता है डिसमेंटलिंग कॉस्ट, रिमूविंग कॉस्ट और डिसमेंटलिंग कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड। ऑल राइट, तो ये भी आपकी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बन जाएगी।
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए, मजीद आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 1 वैसे सॉल्व कर लेनी है, ये सिंपल सी है आपके पास। और मजीद डिस्कशन इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप के फर्स्ट लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।